आज हम किरचॉफ के नियम एवं परिपथ से संबंधित आंकिक प्रश्न हल करेंगे, जिनमें पहला प्रश्न है हमारे पास संलग्न परिपथ हमारे पास दे रखा है। उसमें हमने धारा I1 और I2 का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम सबसे पहले किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे, संधि का नियम। वो इसलिए क्योंकि हमें दो धाराएं तो दे रखी है, लेकिन जो इधर से धारा जाएगी उसका मान क्या होगा। तो यदि हम वो नियम लगाएं तो उसके हिसाब से यहाँ पे धारा हो जाएगी I1 माइनस I2। अब हमने प्रथम नियम तो लगा दिया, पास का द्वितीय नियम लगाएंगे जिससे हम I1 और I2 का मान ज्ञात कर सकें। तो हम उसकी दिशा निर्धारित कर सकते हैं। माना हमने दिशा निर्धारित कर दी, अब हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो पहले पास की यदि हम बात करेंगे, पास एक में, अब पास एक में हम देखेंगे कि यहाँ से चलते हुए, क्योंकि दिशा भी वही है और इसकी चलने की दिशा भी वही है, तो अब इसको लिखेंगे 10I1 और ये धनात्मक होगा क्योंकि दिशा दोनों की समान है, पास के नियम से जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे भी धनात्मक आएगा क्योंकि धारा की दिशा और प्रतिरोध एक ही उसमें आएंगे, तो उनका गुणनफल क्या होगा, धनात्मक। तो ये आएगा I1 माइनस I2 और यहाँ पे आ जाएगा 15। अब देखिए प्रतिरोध का तो हमने कर दिया है, अब हमारा जो विभव का जो स्रोत है उसको हम देखेंगे कितना है, 3 वोल्ट का। और जब हम चल रहे हैं तो पहले ऋणात्मक आ रहा है फिर धनात्मक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो 10I1 है, ये 15 यदि यहाँ जाता तो 15I1 और 10 हो जाएगा हमारे पास 25I1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 15I2 बराबर 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। और उसके बाद हम दूसरे पास का लेंगे, दूसरा हिस्सा लेंगे पास 2 में। यहाँ पे देखिए वही है कि चलने की दिशा हमने ये निर्धारित की है और उसी के हिसाब से हम फिर द्वितीय नियम लगाएंगे। तो देखिए पहले ये है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 20I2। अब धनात्मक इसलिए क्योंकि धारा की दिशा और चलने की दिशा हमारी जो ले रखी है वो एक ही तरफ है। उसके बाद दूसरा आ जाएगा 50 हमारे पास I2। फिर देखिए ये हम जब यहाँ से आते हैं तो ये दिशा इधर और धारा की दिशा इधर, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा I1 माइनस I2 और यहाँ पे आ जाएगा 15। देखिए इस पूरे चक्र में कहीं पे भी बैटरी स्रोत नहीं है, ईएमएफ का स्रोत नहीं है, विद्युत वाहक बल का, तो वो जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो अब देखिए हमारे पास 20I2 ये है, 50I2 ये हो गया और यहाँ से ऋण यदि अंदर जाता तो धन करके 15I2 ये हो गया। तो ये 70 और ये हो गया 85, हमारे पास आ गया 85I2 और ये हो गया माइनस 15I1 इज इक्वल टू 0। 50 और 20 70 और ये 15 जो इसके साथ आएगा क्योंकि माइनस माइनस का प्लस है तो वो भी इसके साथ जुड़ जाएगा 85I2। अब इसको हम इसी रूप में यदि हम लिखना चाहें तो ये जाएगा 15I1 और प्लस 85I2। ये हमारा समीकरण हो गया 2, सिमिलर एक जैसे देखने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दो समीकरणों से I1 और I2 का, जैसे हमारे पास द्विघात ये रैखिक समीकरण होते हैं और उनको सॉल्व करते हैं, बीजगणित गुणन विधि से हो सकता है, प्रतिस्थापन विधि से, जो भी विधि आपको बेहतर आती हो उस विधि से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम ये I2 यदि हम यहीं रखें तो I1 का मान वहाँ चला जाएगा 15I1 और यहाँ आ जाएगा 85, और यदि ये कर दें 5 3 15 और 5 के 5 7 35, तो हमारा I2 का जो मान आ रहा है वो 3 17, I1 इसका मान आ रहा है। और ये मान हम किस में रख दें, समीकरण 1 में। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हम ये मान रखेंगे यदि I2 की जगह पे, तो ये आ जाएगा 25I1, यहाँ पे माइनस 15 और यहाँ पे आ जाएगा 3/17 I1 बराबर 3। इस तरह से हमारा जो I1 का जो मान आएगा वो, यदि हम देखें I1 का मान आ रहा है हमारे पास, यदि हम कैलकुलेट करते हैं लास्ट में हम डायरेक्ट कर रहे हैं 51/380। अब ये I1 का मान यदि हम यहाँ रख देंगे तो हमारे पास I2 का मान भी आ जाएगा जो कि 9/380 के करीब होगा, या इनकी वैल्यू आप और डिवाइड करके लिख सकते हैं, नहीं तो इतना एम्पियर ये इसकी धारा हो गई।
अब हमारे पास है दूसरा प्रश्न जिसमें हमारे पास चित्र दे रखा है। उस चित्र से हमने I1 I2 का मान और A और B के मध्य विद्युत जो विभवांतर है वो हमें ज्ञात करना है, और वो A और B बिंदु हमारे पास ये हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे भी पहले क्या करेंगे, हम पहला नियम जो किरचॉफ का है वो लगाएंगे। उसके हिसाब से यदि हम देखें, जैसे लगे हुए हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0, क्योंकि हमारे पास यही है कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग क्या होता है, शून्य, और आने वाली धाराओं को धनात्मक लिया जाता है। यहाँ सारी धाराएं आ रही हैं, तो इस हिसाब से यदि हम I3 का मान निकालना चाहें तो ये उधर जाके हो जाएगा I1 प्लस I2, क्योंकि हम दो ही समीकरण बना सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो अननोन चीज़ें हैं वो भी दो ही होनी चाहिए। तो इस आधार पे I1 और I2 का मान हम I3 का मान I1 और I2 के परिप्रेक्ष्य में लेंगे। अब हम द्वितीय नियम यहाँ पर फिर वही बात करेंगे, लागू करेंगे। देखिए, इस तरीके से यदि हम ये करें, यदि इसको पहला पास हो इसको दूसरा पास लें, तो पहले पास में पास एक में लेंगे तो वही चीज़ें हमारे पास आती हैं। देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 3I1। फिर उसके बाद जब हम यहाँ आ रहे हैं तो ये उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि धारा इधर की तरफ आ रही है, तो -2I2। और उसके बाद देखिए, जब हम इधर आ रहे हैं तो पहले ऋण फिर धन आ रहा है, तो ये 10, और फिर यहाँ पे पहले धन आ रहा है फिर ऋण आ रहा है, तो -4। तो ये हो जाएगा 3I1 - 2I2 बराबर 6। ये आपका एक समीकरण हो गया। इसी प्रकार हम पास 2 में बात करें तो 2 में भी वही प्रक्रिया हम अपनाते हैं। तो यहाँ पहले वाले में आ रहा है आपका, देखिए यहाँ पे आ रहा है 2I2। फिर देखिए, जब हम यहाँ से वापस इधर की तरफ जा रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1I3, क्योंकि देखिए धारा इधर की तरफ है, तो ये हो जाएगा I3 बराबर क्या हो जाएगा, जब यहाँ आ रहे हैं हम तो धनात्मक पहले और ऋणात्मक बाद में, तो ये हो जाएगा -2 और ये +4। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 - 2, और इसके बाद देखिए 2I2 - I3। अब इसको यदि हम सॉल्व करते आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, I3 का मान हमारे पास पहले यहाँ पे ये है। यहाँ पे देखिए हमारे पास -I1 प्लस I2, और ये आ गया। अब देखिए माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो 2I2, और यहाँ पे से I2 यदि हमारा घट जाता है, एक मिनट देख लीजिए, 2I2 माइनस माइनस का प्लस, और ये आ गया 3I2, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस का यहाँ पे आ गया I1 बराबर 2। इसको रीअरेंज कर लीजिए, I1 और 3I2 बराबर 2, और ये समीकरण हमारे पास क्या हो गए, 2 हो गए। हमारे पास 2 समीकरण आ गई हैं, एक 2। अब हम इसको भी किन्हीं 2 विधियों, किसी भी विधि से, विलोपन हो सकता है, प्रतिस्थापन हो सकता है, वजन गुणन हो सकता है। हम यहाँ पे विलोपन विधि से करते हैं। तो हमें पहले क्या करना है, जैसे I1 यदि हम वो करना चाह रहे हैं तो I1 को बराबर करना है। तो यहाँ देखिए हमें कितनी की जरूरत है, 3 की। तो 3 से पूरे समीकरण को गुणा करते हैं, तो जो अब आएगा वो आएगा हमारे पास 3I1 प्लस 3 × 9I2 और 3 दूनी 6 आ जाएगा। यदि इसको हम समीकरण 3 माने और इसके साथ ये वाले समीकरण से उसको विलोपन विधि की आवश्यकता से हम वो करें, प्रयोग करें इसका, तो ये हो जाएगा -2I2, और यहाँ पे आ जाएगा फिर 6। अब यदि हम इसको देखिए घटाएं, तो घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, ये गायब हो गया, यहाँ कितना आ गया 11I2, और यहाँ आ गया 0, क्योंकि 6 से 6 गया, तो एक हिसाब से I2 हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया है। तो समीकरण 1 में यदि मान रखेंगे हम, I2 यहाँ पर 0 हो गया, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 3I1 = 6 और I1 = 6/3 = 2 एम्पियर। ये हमारे पास आ गया। तो हमने I1 और I2 का मान निकाल दिया। अब अगला जो हमारा स्टेप है, AB के मध्य विद्युत विभवांतर ज्ञात करना। तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है V = E - IR। देखिए E हमारे पास पहले से 10 है, I हमारे पास आ गया है 2, और R
उस वाले में यदि एक साइड की हम बात करें तो कितना है 3, तो ये आएगा 10 माइनस 6, ये हो गया 4। तो ये 4 वोल्ट हमारा विद्युत विभवांतर आ गया है। अगला अंकित प्रश्न है, दिए गए परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध X हमें ज्ञात करना है और इस बैटरी से जितनी धारा मिल रही है हमें वो ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं ये किसका वो है प्रश्न है, चित्र के हिसाब से हमें समझ में आ जाएगा कि व्हीट स्टोन सेतु का प्रश्न है। तो पहला जो हम शुरुआत करेंगे X ज्ञात करने के लिए वो व्हीट स्टोन सेतु का ही करेंगे। व्हीट स्टोन सेतु से उसका जो सिद्धांत है हमारे पास कि संलग्न भुजाओं का जो अनुपात है वो और दूसरी संलग्न भुजा का जो अनुपात है दोनों बराबर होगा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि देखिए x/4, यहाँ पे लेंथ है 60/40, ये चला गया, ये यदि कट जाता है तो हमारे पास x कितना आ रहा है 6 ओम आ रहा है, जो कि हमारा पहला वाला जो हमसे पूछा गया था प्रतिरोध वो हमें ज्ञात हो गया है। अब हमें ज्ञात करनी है धारा, और धारा के लिए चाहिए हमें कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध 1, ये 2 हमें याद है, ये 2 हमें ज्ञात नहीं है, जबकि इनके लिए प्रति एकांक लंबाई पर प्रतिरोध हमें दे रखा है। तो हम देखिए ये 60 है, ये 100 है, तो 60 से 100 गया तो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई होगी। तो हम पहले r डैश यदि माना ज्ञात करना चाह रहे हैं 60 सेंटीमीटर वाले के लिए, 60 सेंटीमीटर वाले के लिए, तो इसका जो प्रतिरोध r डैश आएगा वो 60 और गुणा गया प्रति एकांक लंबाई, ये कुल लंबाई है और ये प्रति एकांक लंबाई 0.1, यदि हम इसको करेंगे तो ये आएगा 0.6 ओम। ऐसे ही हम r डैश 40 सेंटीमीटर वाले के लिए करते हैं, तो यहाँ 40 वही 0.01 और यहाँ पे 0.4 ओम। अब हमारे पास ये प्रतिरोध भी हैं और ये प्रतिरोध भी हैं, तो हम सामान्य पहले ये देखिए, ये दोनों क्या है श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो R1 यदि से ऊपर आ रही श्रेणी क्रम का योग है तो ये हो जाएगा 6 + 4 10 ओम। फिर R2 यदि नीचे वालों का है तो वहाँ 0.6 + 0.4 तो ये आएगा 1 ओम। अब हमें कुल प्रतिरोध यदि ज्ञात करना, तो हमें पता है कि यदि ये समांतर क्रम में है तो इनका प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में है, तब क्या होगा यदि वो प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा R1 × R2 / R1 + R2। R1 कितना हमारे पास 10, R2 1, यहाँ 10 + 1 ये हो जाएगा हमारा 10/11 ओम। इससे अब हमें निकालने हैं क्या, धारा निकालनी है हमें। क्या किया गया, बैटरी से मिलने वाली धारा निकालनी है। तो I बराबर कितना आएगा हमारे E/ जो R हमने निकाला है, E कितना हमारे पास पहले से ही 5, और ये कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट हमारे पास हो जाएगा 10/11। इसको यदि हम करें 11 यहाँ चला जाएगा, 11 × 5 = 55/10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5.5 एम्पियर। तो ये हमारे पास I भी आ गया है। अब हम सॉल्व करेंगे अगला अंकित प्रश्न। हमारे पास संलग्न हमारा प्रतिपथ दे रखा है और उसमें AB जो है तार है उसका प्रतिरोध 10 ओम है, बाकी चीज़ें उसमें डिस्क्रिप्शन दे रखी हैं और हमें सिर्फ विभव प्रवणता पहले ज्ञात करनी है, और वो भी A और B के बीच में हमें विभव प्रवणता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम जो प्राथमिक हमारा हुआ है उसका जो प्रतिरोध है वो ज्ञात करेंगे। देखिए यदि हम इसके आधार पर लगाएं तो ये दोनों को किसके आधार पे, इसके आधार पे लगाएं तो दोनों श्रेणी क्रम में हो सकते हैं। जो प्राथमिक परिपथ में जो प्रतिरोध है हमारे पास वो कितना आएगा, हमारे पास 10 एक है और दूसरा 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 ओम। और इसी से हम धारा ज्ञात कर सकते हैं कि I बराबर क्या होता है E/R। E हमारे पास यहाँ पे 2 है और R हमारे पास 25 है। यदि हम इसको सॉल्व करें तो अच्छा, नहीं तो हम उसको वैसे भी रहने दे सकते हैं। अब इसके बाद A और B के बीच
जो हम विभवांतर ज्ञात करेंगे ए व बी के मध्य, तो वो क्या होगा, धारा गुणा गया जो प्रतिरोध है, और धारा हमारे पास ये है, और प्रतिरोध कितना हमारे पास आया, 10 आया है। यदि हम इसको करेंगे 5 5 जब और 5 2 जब 10, ये जो 4/5, तो ये आ रहा हमारे पास 0.8 वोल्ट हमारे पास आ रहा है। और इसी को यदि हम आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया है, विभव आ गया है, तो विभव प्रवणता के बराबर होती है V/L। V हमारे पास 0.8 है, और जो L है, L कितना है, हमारा 1 मीटर का तार है, तो 1 रखेंगे, तो विभव प्रवणता हमारे पास आएगी 0.8 वोल्ट पर मीटर। अब हम इसका दूसरा हिस्सा करेंगे कि अविक्षेप की स्थिति में AO की लंबाई क्या होगी। तो उसके लिए हम पहले वही निकालेंगे कि प्रतिरोध जो द्वितीयक हमारा है, द्वितीयक परिपथ, इसमें जो प्रतिरोध है इस समय वो है 0.3 और 1.2, तो ये हो गया 1.5, ये ओम हमारे पास आ गया। यहाँ पे भी हम उसी तरीके से I बराबर E बटा जो कुल R है, ये हमारे पास कितना है 1.5, और ये भी कितना हो गया 1.5। इस तरह से ये 1 एम्पियर धारा हमारे पास आ गई। अब हम यदि वो करेंगे तो 0.3 जो ये वोल्ट वाला है, इसके बीच जो विभवांतर है वो ज्ञात करेंगे, क्योंकि वही AO का विभवांतर होगा। तो उस V को यदि हम ज्ञात करें तो I और गुणा गया जो हमारा प्रतिरोध वहाँ पर होगा उसका आएगा। I हमारे पास 1 है और इसका प्रतिरोध ले लिया हम, कितना है हमारे पास 0.3, तो ये 0.3 वोल्ट, ये हमारे पास क्या आ गया, उसके बीच का जो सामान्य विभव है, और यही विभवांतर A और O के बीच में रहेगा। अतः अब हम क्या निकालेंगे कि तार की लंबाई कितनी होगी, और वो भी किससे निकल सकती है, हमारे पास सूत्र है K विभव प्रवणता और K बराबर V/L, तो L बराबर क्या हो जाएगा V/K। तो V हमारे पास 0.3 आ गया, और K हमारे पास पहले ही, इससे पहले वाले में हमने जो किया है वो कितना है 0.8। अब यदि हम इसको भाग देते हैं तो 8 3 24, 0.375 इतना हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, मीटर आ जाएगा।